नमस्कार मित्रों, गोलचक्र की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। और कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप ठीक होंगे और यह भी आपसे आशा कर रहे हैं कि आप अपना नोट्स बना रहे होंगे। दो क्लास हमने आपको डिलीवर कर दिया है, एक राज्य और राष्ट्र को लेकर के और एक क्लास है संविधान और संविधानवाद को लेकर के। उसको आप देखने के बाद एक क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, आपको एक बैकग्राउंड मिलेगा। कम से कम संविधान अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये तो जान लें कि संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है। जिस राज्य में आप रह रहे हैं कम से कम राज्य की परिभाषा और राष्ट्र की परिभाषा तो जान लें। उसके बाद एक क्लास देखेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। हालांकि अगर कोई डायरेक्टली ये क्लास देखता है तो भी उसको समझ में आएगा, इसलिए कि मैं जीरो लेवल से एकदम जीरो क्या माइनस लेवल से एकदम स्टार्ट करता हूं, ताकि जो न्यूकमर बच्चे हैं जो इंटर या हाई स्कूल पास करके भी देख रहे हैं उनको भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अच्छा, मैं एक चीज और भी आपको क्लियर कर दूं, ये जो क्लास मैं डिलीवर आपको करता हूं ये एनसीईआरटी बेस्ड होता है, ये लक्ष्मीकांत बेस्ड होता है, यह सुभाष कश्यप बेस्ड होता है, यह जितनी यानी पालकीवाल बेस्ड होता है। जितनी ऑथेंटिक बुकें हैं एनसीईआरटी से लेकर के लक्ष्मीकांत से लेकर के सुभाष कश्यप यानी पालकीवाल, तमाम जो है ऑथेंटिक लोगों की किताबों का ही संग्रह मैं आपको सौंपता हूं। और साथ ही साथ भारत सरकार के कुछ मंत्रालय से लेकर के जो है ट्रेंड एनालिसिस, एग्जाम के ट्रेंड एनालिसिस तक की जो है सारी बातों को समेटने का आपके जो है क्लास में और सिलेबस के माध्यम से जो है आप तक मैं पहुंचने का प्रयास करता हूं। फिलहाल दो क्लास मैंने आपको डिलीवर किया है, उसके नोट्स आप जरूर बनाएं। ये तीसरा वाला क्लास होगा। स्पाइरल कॉपी और पेन लेकर के जरूर से जरूर बैठे, कीवर्डों पर फोकस करें। जहां पर मास्टर आपको जो है लगता है कि कीवर्ड पर फोकस कर रहा है, बार बार फोकस कर रहा है, उसको अंडरलाइन करें। देन एक समय आएगा, 4-6 महीने बाद एक समय आएगा ना, आपका नोट्स ठीक ठाक तैयार हो जाएगा। फिर और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। भारत का संवैधानिक विकास आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है इसको समझना जरा, ये क्या है। तो भारत का जो संविधान का विकास हुआ वो किसी एक दिन या एक समय में नहीं हुआ, एक कोई निश्चित समय में जो है भारत के संविधान का विकास नहीं हुआ, बल्कि ये क्रमिक विकास का परिणाम है। भारत का संविधान कोई एक निश्चित समय में ना होकर के एक क्रमिक विकास का परिणाम है। जो संविधान का मूल रूप है उसको संविधान सभा ने मूल संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया। फिर उसके बाद जो है समय और परिस्थितियों के हिसाब से संविधान संशोधनों ने आज तक जो है संविधान को विकासोन्मुख रखा है। तो एक जो है थोड़ा सा हम लोग भूमिका लिखेंगे और उसके बाद यह देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, औपनिवेशिक शासनकाल था, अंग्रेजों का शासनकाल था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी और उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास होता है। 1858 के भारत शासन अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंपनी का शासन, गवर्नर जनरल का पद, सब कुछ समाप्त कर दिया जाता है। तो जब ब्रिटिश का, जब ताज का, जब क्राउन का, जब जो है सम्राट का शासन डायरेक्टली जो है भारत के क्षेत्रों पर होता है तो वहां पर ताज या क्राउन के अंतर्गत संविधान का फिर विकास होने लगता है 1858 के अधिनियम से। तो थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे, उससे पहले एक भूमिका अगर आप लिखें तो ज्यादा आपका नोट्स बेहतर होगा। तो लिखना जरा, यहां पर लिखना जरा, भारत के संविधान का विकास लिखना जरा यहां पर। भारत के भारत के संविधान का विकास विकास किसी एक विकास किसी एक निश्चित समय में नहीं, निश्चित समय में नहीं, वरन वरन क्रमिक विकास का परिणाम है। क्रमिक विकास का परिणाम है यह यह औपनिवेशिक, यह यहां पर कर लीजिए, यह औपनिवेशिक औप औपनिवेशिक
शासनकाल से, मतलब अंग्रेजों के शासनकाल से, औपनिवेशिक शासनकाल से प्रारंभ हुआ। संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा द्वारा मूल संविधान को अंतिम रूप दिया गया। तथा नेक्स्ट कर लीजिए, तथा समय और परिस्थितियों के हिसाब से, संविधान का विकास आज भी अपने स्तर पर विकासोन्मुख है। तो ये पूरा हमने जो है एक संविधान का जो संवैधानिक विकास है उसकी प्रस्तावना, उसकी भूमिका, उसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा बताने का काम किया कि भाई भारत के संविधान का जो निर्माण है ये औपनिवेशिक शासनकाल में ही स्टार्ट हो गया था। फिर जो मूल संविधान है जिसमें आप पढ़ते हैं 395 अनुच्छेद, 12 8 अनुसूचियां और 22 भाग, ये तो जो है मूल संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। लेकिन समय और परिस्थितियों के हिसाब से आगे चल करके संविधान संशोधनों के माध्यम से इस संविधान का विकास आज भी विकासोन्मुख दिखाई पड़ता है। तो एक भूमिका के रूप में इसको जरूर आप लिखिएगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, भारत का संवैधानिक विकास जो हमने हेडिंग डाला था, जैसे जो हमने यहां पर हेडिंग डाला था भारत के संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। अब इस भारत के संवैधानिक विकास को हम लोग दो रूपों में पढ़ने का काम करेंगे। कैसे? एक तो हमने बताया कि साहब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन का विकास, अभी सारा कुछ क्लियर होगा। दूसरा, ताज या सम्राट के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। अभी अगर मैं समझाऊं, आपको थोड़ा सा करके समझाऊं, तो इसकी दो ड्राफ्टिंग आप करेंगे। एक तरफ आप लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संविधान का विकास। एक तरफ आप ये लिखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संविधान का विकास, और दूसरी तरफ आप लिखेंगे ताज या सम्राट के अंतर्गत, ताज या सम्राट के शासन के अंतर्गत लिख लीजिए, शासन के अंतर्गत संविधान का। अब देखिए दो हेडिंग हमने आपको दे दी, ये दो हेडिंग की ड्राफ्टिंग आप जरूर करिएगा। और यहां पर थोड़ा अगर आप आए तो ये हेडिंग आपकी है भारत का संवैधानिक विकास, और इस भारत के संवैधानिक विकास में एक तो आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संविधान का विकास हो रहा है, और दूसरा ताज या सम्राट के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास हो रहा है। फिर अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत
इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से जो है संविधान का विकास हुआ, समझना जरा, कौन कौन अधिनियमों के माध्यम से संविधान का विकास हुआ। तो आपने बताना है कि साहब यहां पर अगर मैं कहूं तो यहां पर आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यहां से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद लिखना जरा, फिर उसके बाद आता है 1781 का अधिनियम, अधिनियम। फिर उसके बाद इसमें और क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है, एक मिनट, और आपको क्या पढ़ना है समझिएगा जरा, यहां पर देखिए एक बार लिख लेते हैं पूरे अच्छे से। फिर 1700, फिर उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है 1786 का अधिनियम आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है 1793 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम। फिर आपको क्या पढ़ना है साहब, फिर आपको बताना है कि हमको इसमें ए पढ़ना है 1813 का चार्टर एक्ट आपको पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है 1835 का चार्टर एक्ट आपको पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है, आपने बताना है कि साहब इसके बाद हमको 1853 का चार्टर एक्ट आपको पढ़ना है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि साहब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कितना आपको अधिनियम पढ़ना है, तो आपने क्या बताना है कि साहब इसके अंतर्गत हमको जो है तमाम अधिनियम पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से, यहां पर देखिए जरा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, 93 का अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। इतनी बातें क्लियर हुई, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद समस्या क्या है, समस्या कुछ नहीं है, समस्या कुछ नहीं है। यहां पर एक चीज आपको अगर मैं कहूं कि दिखाई पड़ेगा, एक दौर आता है, कौन सा दौर आता है, यह दौर आता है 1857 के विद्रोह का, 1857 के विद्रोह का, याद है ना, नाम तो सुना होगा। लखनऊ में, झांसी में, फैजाबाद में, गोरखपुर में, है ना, बिहार में, तमाम ऐसे जगहों पर 1857 का विद्रोह ठीक ठाक जो है हावी रहा। और यहां पर अंग्रेजों का काफी जो है डैमेज, अंग्रेजों को काफी जो है आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। और अंग्रेजों की जो है औपनिवेशिक शासन की जो सोच थी या औपनिवेशिक शासन जो था वो डैमेज हुआ। और ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि कहीं 1857 जैसा अगर विद्रोह फिर से अगर हो गया तो आगे चल करके हमारा जो उपनिवेश है भारत में वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, हमारा जो शासन है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे में होता क्या है कि 1857 के विद्रोह के लिए महारानी विक्टोरिया, उतने समय ब्रिटेन की जो महारानी थी वो विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया ने क्या किया कि 1857 के लिए विद्रोह के लिए जितने जिम्मेदार पद थे, एकदम ध्यान से सुनिएगा, जितने जिम्मेदार पद थे, चाहे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, कंपनी का शासन हो, गवर्नर जनरल का पद हो, सबको समाप्त कर देती हैं। और उसके स्थान पर वायसराय का पद, भारत सचिव का पद, ऐसे ऐसे कई जो है नए नए पद लाती हैं। मेरा यह कहना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संविधान का विकास यहां पर होता है। लेकिन 1857 का ये जो विद्रोह होता है इसमें औपनिवेशिक शासन काल काफी जो है समस्याओं का सामना उसको
करना पड़ा, अंग्रेजों को जो है आर्थिक नुकसान या फिर उनको उपनिवेश की जो चाह थी उस पर जो है एक प्रहार हुआ। ऐसे में जो 1858 का, एकदम ध्यान से सुनिए, जो 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया जाता है, भारत शासन अधिनियम लाया जाता है, इस अधिनियम में क्या गया, ध्यान से सुनिएगा, अभी एक बैकग्राउंड बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें क्या किया गया कि एक संस्था थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो जिम्मेदार थी, जैसे जितने बड़े बड़े पद होते हैं, कोई समस्या होती है तो उन बड़े बड़े पदों के लोगों को पकड़ा जाता है। तो ऐसा ही ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने क्या किया, विक्टोरिया ने क्या किया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको निर्देशक मंडल कहते हैं, इसको उन्होंने पकड़ा। जो नियंत्रक मंडल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको उन्होंने पकड़ा। जो खुद ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो शासन था, इसको इन्होंने पकड़ा। जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, इसको इन्होंने पकड़ा। इन सब को पकड़ा महारानी विक्टोरिया ने, और क्या किया कि इन सब को क्या कर दिया, उन्होंने समाप्त कर दिया। एकदम ध्यान से सुनिएगा, 1858 का भारत शासन अधिनियम ला करके इन पदों को, निर्देशक मंडल, नियंत्रक मंडल, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त कर दिया। और फिर हुआ क्या कि भाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही समाप्त हो गया तो इसके अंतर्गत अब संविधान का विकास नहीं होगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन भारत में कर रही थी, उसके स्थान पर खुद जो है महारानी विक्टोरिया अपने हाथों को पूरे भारत के क्षेत्रों पर सेंट्रलाइज कर लेती हैं, पूरे भारत के जो है क्षेत्रों को कैप्चर कर लेती हैं। अब ताज या सम्राट या क्राउन का शासन स्थापित हो जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, अब किसका शासन आ गया, तो आपने बताना है कि साहब ताज का या फिर सम्राट का शासन स्थापित हो गया। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ताज या सम्राट का शासन स्टार्ट हो गया, तो अब इसके अंतर्गत संविधान का विकास होगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? अब लिखना जरा आप, अब यहां पर लिखना जरा आप, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो कंपनी के शासन के अब ये जो ताज के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास है, और कंप्रेस नहीं होगा क्या ये? एक मिनट, खैर एक नेक्स्ट ले लेते हैं, एक नेक्स्ट ले लेते हैं पेज, ठीक है ना। तो इस नेक्स्ट पेज में क्या हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ताज, एक मिनट, ताज सम्राट या क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। कितनी बातें हुई? तो एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आपने देखा, एक ताज या सम्राट या क्राउन के अंतर्गत आप देखेंगे। अब यहां पर सवाल है कि जैसे वहां पर हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट किया था और 1853 के चार्टर एक्ट तक हमने बात किया कि यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संविधान का विकास पढ़ना है। लेकिन अब जो यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा वो क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पहला पढ़ना पड़ेगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये पहला आपको अधिनियम यहां पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर दूसरा अधिनियम क्या पढ़ना पड़ेगा? 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? 1873 का अधिनियम। फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, समझना जरा, थोड़ा सा इसको कंप्रेस कर लेते हैं, अब यहां पर इसको कर लेते हैं, फिर लिखना जरा 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा इधर? 1892 का
भारत परिषद अधिनियम। फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा इधर, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, समझना जरा। फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसको एक काम करते हैं, इधर शिफ्ट करते हैं। फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, लिखना जरा यहां पर, 1919 का भारत शासन अधिनियम। फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम। फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947, देश को आजाद कर देंगे। ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें आपको जो है ताज या सम्राट या क्राउन के अंतर्गत संविधान का विकास पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं शॉर्टकट नहीं अपना पाऊंगा। अगर मैं शॉर्टकट अपनाऊंगा मुझे लगेगा कि जो गलती मैंने की वो गलती आप ना करें। जिन गलतियों से मैंने सीखा है वो चीजें मैं आपको आउटपुट कर रहा हूं, एक एक चीजें मैंने विचार किया है, एक एक एनालिसिस मैं विचार करके आया हूं। तो बाबू विश्वास करें आप, आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर के समस्या नहीं होगी, ये मेरी अपनी गारंटी है। हर क्वेश्चन की एनालिसिस मैं लेकर के चलूंगा, हर क्वेश्चन को प्री और मेंस के डायमेंशन से लेकर के चलूंगा। जितना भी जो है क्वेश्चंस पूछा गया है, चाहे वो मेंस में हो या प्री में हो, सब कुछ की जो है ड्राफ्टिंग मैं आपको करता हुआ दिखाई दूंगा। तो आप पेन और कॉपी हमेशा अपने साथ रखें और नोट्स बनाने का काम जरूर करें। अब समझना जरा कि मैं कई टीचरों से पढ़ा, कई बुक्स पढ़ा, बहुत बुक पढ़ा। समस्या मेरे अंदर क्या थी कि मैं नोट्स नहीं बनाया। 4-6 साल ऐसे गुजर गए। फिर उसके बाद लगा यार कि अपना क्या है, अपना कंटेंट क्या है। फिर उसके बाद जब नोट्स बनाना शुरू किया तो मुझे लग रहा है 3500-3600 पेज का नोट्स बनाया, पॉलिटी को लेकर के, जीएस सेकंड पेपर को लेकर के, आईएएस के। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना नोट्स जरूर बनाएं, कीवर्डों पर फोकस करें, हाईलाइट करें, अपने शब्दों का इस्तेमाल करें। देन एक समय आएगा आप में अंदर मेच्योरिटी दिखेगी, बोलने की क्षमता बेहतर होगी। और भारत का एक नागरिक होने के नाते संविधान की जानकारी होना बेहद जरूरी है, पॉलिटी की जानकारी होना बेहद जरूरी है। चलिए अपने सिलेबस पे आते हैं। अब हमने क्या बोल, अपने को क्या बताना है, अपने को यह बताना है कि साहब आपने पहला वाला बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संविधान का विकास। आपने क्या बताया था कि साहब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संविधान का विकास। यहां पर देखिए जरा, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जब आपने बताया कि संविधान का विकास, तो यहां पर आपने पहला बताया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1781 का अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, और फिर जो है 1853 का चार्टर एक्ट। एक और अधिनियम है यहां पर, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, यहां पर ये देखिए 1853 का चार्टर एक्ट। कौन सा, 1853 का। ये आपको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत पढ़ना। बाकी वो जो है आपको यहां पर अगर मैं कहूं तो यहां पर ये जो है क्राउन, शासन या सम्राट या फिर ताज के अंतर्गत संविधान का विकास पढ़ना है। यहां पर तमाम अधिनियम आपको मिल जाएंगे। 1858 का भारत शासन अधिनियम, कौन कौन सा, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद, 1873 का अधिनियम, 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, और स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947। पूरा सिलेबस तब जाकर के आपका भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट होगा। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं हम लोग, एक हेडिंग डालते हैं पहले वाले जो है अधिनियम का, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का, और पूरा बैकग्राउंड, क्योंकि यहां से प्री में बार बार क्वेश्चंस आता है, मेंस में बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा कुछ हम लोग जो है पढ़ने का काम करते हैं ताकि प्री के भी सारे क्वेश्चंस हो जाएं और मेंस के भी जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चन मैं समेट लूं। लिखना जरा, हेडिंग डालिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लिखना जरा, 1773
तिहत्तर का रेगुलेटिंग एक्ट। चलें आगे। अब यहां पर एक चीज जरा, अच्छा इसको नियामक अधिनियम कभी कभी पूछ लेता है, शब्द डाल देता है नियामक अधिनियम, नियामक अधिनियम 1773। तो इसको भी ब्रैकेट में आप लिख ही लेना ताकि आपको समस्या ना हो किसी प्रकार की, ठीक है ना। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया गया, एक क्यों लाया गया, क्यों लाया गया? अगर मैं कहूं कि ये साहब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है एक क्यों लाया गया, तो क्यों लाया गया इसका जवाब अगर आप तलाशेंगे ना तो आपको एक बैकग्राउंड मिलेगा। तो जितने भी प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में है आपको समस्या नहीं होगी। फिर याद करते समय कभी भी कोई भी चीज आप पढ़ें तो एक बैकग्राउंड के साथ जब आप पढ़ते हैं तो आपको समस्या नहीं होती है। तो पहला चीज अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था उससे पहले एक बैकग्राउंड आपको समझना जरूरी है। कौन सा बैकग्राउंड समझना जरूरी है? तो आपने पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना है, हाँ भैया सुना है, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना है। अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1600 एडी में हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी। कहां पर हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। इतने समय महारानी ब्रिटेन की कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी? एलिजाबेथ, एकदम बैकग्राउंड के साथ, एलिजाबेथ प्रथम थी। अब देख ध्यान से सुनना जरा, अगर हम एक लोकेशन देखें, अगर हम एक लोकेशन देखें तो भारत को कुछ आपको यहां पर स्थिति दिखाई पड़ेगी भारत की, लेकिन यूरोप की जो स्थिति है यहां पर दिखाई पड़ेगी। और यूरोप में यहीं पर ब्रिटेन है, ये जो है भारत की तरफ आएगा, तो यूरोप तो पश्चिम की तरफ है, भारत पूरब की तरफ है। तो ये जो पश्चिम की कंपनियां हैं, अंग्रेजों की जो कंपनियां हैं, ये पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए आती हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये पूर्वी देशों के साथ क्या करने के लिए आती हैं? व्यापार करने के लिए। तो यहां पर लिखिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए आती हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। ये जो कंपनी स्थापित की जा रही है, क्यों स्थापित की जा रही है? ताकि जाकर के पूर्वी देशों मतलब कि व्यापार भारत वगैरह के साथ ही व्यापार कर सकें। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई, इसको इस बात का डर था कि अगर ब्रिटेन की दूसरी कोई कंपनी आ गई तो हमारा जो है व्यापार है वो जो है बंट जाएगा, तो ऐसे में हम लॉस में जा सकते हैं। तो इन्होंने एक रिक्वेस्ट किया महारानी एलिजाबेथ प्रथम से, कहा महोदय हमको व्यापारिक एकाधिकार चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर दिया जाता है। समझिएगा जरा, थोड़ा सा यहां पर आप बैकग्राउंड समझ लेंगे ना तो आपको समस्या फिर नहीं होगी। कौन सी समस्या? जैसे यहां पर इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का क्या दिया जाता है? व्यापारिक एकाधिकार दिया जाता है। एकाधिकार, ये जो ट्रेड मोनोपोली है, क्या है? ट्रेड मोनोपोली का अर्थ यह है कि ब्रिटेन की दूसरी कंपनियां पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं करेंगी। केवल ब्रिटेन की केवल एक ही कंपनी व्यापार करेगी, जिस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम तो सुना है। इतनी बातें क्लियर हुई। अभी समझना जरा, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है व्यापार करने के लिए, इस कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? इस कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य है व्यापार करना। क्या है? व्यापार करना। तो आपने बताना है साहब इस कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? व्यापार करना है। लेकिन समस्या क्या हो रही है? समझना जरा, समस्या क्या हो रही है कि प्रारंभिक उद्देश्य तो ये तो आ रही थी व्यापार करने के लिए, लेकिन अगर हम भारत की स्थितियों को देखें, अगर हम भारत की एक सिचुएशंस देखें, तो जैसे जैसे ये व्यापार करती है, टाइम बीतता है, भारत में मुगल डिक्लाइन की तरफ आगे बढ़ता है, छोटी छोटी शक्तियां जो हैं उभरने लगती हैं। इधर बंगाल की शक्ति उभरने लगती है, इधर जो है सिखों की शक्ति उभरने लगती है, इधर मराठे उभरने लगते हैं, इधर मैसूर उभरने लगता है, इधर हैदराबाद का निजाम उभरने लगता है,
अवध उभरने लगता है। समस्या क्या होती है, ये जो छोटी छोटी शक्तियां हैं आपस में ही ये जो है राजनीतिक विरोध की शिकार थी, ये आपस में ही युद्ध लड़ रही थी, राजनीतिक अस्थिरता इनमें थी। ऐसे में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये युद्ध में कूदती है। ये कहां पर कूदती है, युद्ध में, ताकि इनके झगड़ों का जो है फायदा उठा करके इनके ऊपर शासन हम स्थापित कर सकें। अब समझना जरा, कहा जाता है कि प्रारंभिक उद्देश्य इनका व्यापार करना था, लेकिन यही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो तमाम ऐसे जो है असुविधाएं होती हैं। कौन कौन सी असुविधाएं, पहला कि राजनीतिक अस्थिरता भारत में देखने को मिली। क्या मिली, राजनीतिक अस्थिरता। पहला लिखना जरा, राजनीतिक अस्थिरता। ठीक है ना, मतलब कि छोटे छोटे जो राजवंश से आपस में ही ये युद्ध लड़ रहे थे। दूसरा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में उपनिवेश की चाह, उपनिवेश की चाह। फिर उसके बाद क्या, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति। फिर क्या, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। फिर उसके बाद क्या, चूंकि एक चीज और ध्यान से आप सुनिएगा कि ब्रिटेन की दूसरी कंपनियां भारत या पूर्वी देशों के साथ व्यापार तो नहीं कर सकती थी, लेकिन दूसरे देशों की जो कंपनियां थी वो भारत में थी। खुद कुछ भारतीय कंपनियां थी, अरब की कंपनियां थी, इसके अलावा फ्रांसीसी थे, इसके अलावा पुर्तगाली थे, डच थे। तो इन कंपनियों की प्रतिस्पर्धा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से होने लगी। तो यहां पर लिखना जरा, दूसरे कंपनियों की प्रतिस्पर्धा, यहां पर लिखिए, दूसरी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा लिखना जरा, इसको अच्छे से लिख लेना आप। प्रतिस्पर्धा। अब समझना जरा, ये सब ऐसे कई फैक्टर थे। अच्छा, एक चीज और भी, जो भारत के रजवाड़े थे वो रुकावट पैदा कर रहे थे इनको जो है व्यापार करने के लिए, तो इसको भी लिखना जरा, भारतीय शासकों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में बाधा उत्पन्न करना। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, एक बार और समझिए जरा, ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसके कारण ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार करने के लिए, लेकिन ये सब सारे राजनीतिक अस्थिरता, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में उपनिवेश की चाह, भौगोलिक स्थिति, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, और इसके अलावा ब्रिटेन की दूसरी भारत में निहित दूसरी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, या फिर भारतीय शासकों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उत्पन्न बाधा, कई ऐसे कारण थे जिसके कारण ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये व्यापारिक उद्देश्यों से हट करके एक कहां पर आती है, अब राजनीतिक उद्देश्यों की तरफ आगे बढ़ने लगती है। किधर, राजनीतिक उद्देश्यों की तरफ आगे बढ़ने लगती है। अभी समझना जरा, कहां पर आगे बढ़ने लगती है, राजनीतिक उद्देश्यों की तरफ। और जैसे ही ये राजनीति में इन्वॉल्व होती है तो समस्या क्या होती है, समझना जरा। इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे, इनके जो व्यापारी थे या फिर इनके जो अधिकारी थे, इनके साथ समस्या क्या हुई कि ये निजी व्यापार करने लगते हैं, अपने निजी लाभ के लिए निजी व्यापार करने लगते हैं। इसके अलावा यह भारतीयों से शोषणकारी, शोषण युक्त उपहारों की डिमांड करने लगते हैं। तो निजी व्यापार में अगर जैसे आपका काम है पढ़ाई करना, तो ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक काम था व्यापार करना। अब व्यापार से हटकर जैसे ही राजनीति में इन्वॉल्व होगी
तो व्यापार से हटेगी तो व्यापारी घाटा होगा। एक कंपनी धीरे धीरे दिवालियापन के कगार पे आने लगी, कंपनी का घाटा होने लगा, कंपनी लगी कि अब डूब जाएगी। ऐसे में ये क्या करती है ईस्ट इंडिया कंपनी? ब्रिटिश सरकार और बैंक ऑफ इंग्लैंड से ऋण की मांग करती है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये क्यों ऋण की मांग कर रहे हैं? क्योंकि इनके व्यापारी और अधिकारी करप्शन में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यह जो है दिवालियापन के कगार पे आ गई है। दिवालियापन के कगार मतलब कि कंपनी एकदम डूब चुकी है, घाटे में एकदम चली गई है। अब इस घाटे से बचने के लिए, भारत में शासन स्थापित रखने के लिए ये क्या करते हैं? ब्रिटिश सरकार से ऋण की गुहार करते हैं। ये क्या करते हैं? बैंक ऑफ इंग्लैंड से ऋण की गुहार करते हैं। और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम आपको ऋण देंगे, हम आपको क्या करेंगे? ऋण देंगे, लेकिन आपको मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको रेगुलेट करने के लिए हम आपके ऊपर एक अधिनियम लाएंगे। हम क्या लाएंगे? अधिनियम लाएंगे, एक्ट लाएंगे। और जिस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का प्रयास किया गया, कंपनी पर शासन स्थापित करने का प्रयास किया गया, उसको हमने क्या कहा? 1773 का हमने रेगुलेटिंग एक्ट कहा। इतनी बातें क्लियर हुई। मुझे उम्मीद है कि एक बैकग्राउंड आपको समझ में आया होगा कि प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार करना था, बाद में ये राजनीति की तरफ क्यों इन्वॉल्व हुए, तमाम ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण ये राजनीति की तरफ इन्वॉल्व हुए। अब राजनीति की तरफ इन्वॉल्व होने का अर्थ यह है जैसे कि 1757 में एक प्लासी का युद्ध लड़ते हैं, आपको पता होगा। फिर उसके बाद 1764 में अगर आप जाएंगे तो इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा, और बक्सर के युद्ध में इन्होंने जो है बंगाल, बिहार और इन्होंने जो है उड़ीसा इसकी दीवानी प्राप्त कर ली। और जब इसकी दीवानी ये प्राप्त कर लेते हैं, इनको राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त हो जाता है। मतलब कि भारत के क्षेत्रों के सर्वे सर्वा हो गए, और इन्होंने सोचा अगर पूरे भारत को जीत लेते हैं तो पूरे भारत की जो दीवानी है, राजस्व वसूली का अधिकार है, वो हमारे क्षेत्र में आ जाएगा। हम मनमाने ढंग से इन पर टैक्स लगाएंगे, मनमाने ढंग से हम व्यापार करेंगे, वस्तुओं के दाम अपने मनमाने ढंग से तय करेंगे, जिसको ददनी प्रथा कहते हैं। इन्होंने किया भी। तो ऐसे धीरे धीरे जो है इन्होंने औपनिवेशिक शासनकाल को स्थापित करने का प्रयास किया, और कंपनी व्यापारिक उद्देश्य से हट करके राजनीति की तरफ इन्वॉल्व होती है, और फिर जो है कंपनी भ्रष्टाचार में लिप्त होती है, कंपनी घाटे में जाती है, दिवालियापन के कगार पर होती है। ऐसे में जो है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जिस अधिनियम की हमको जरूरत पड़ती है, उस अधिनियम को हमने क्या कहा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा। अब एक काम करते हैं, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को 1700 लिखना जरा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, इसके जो है थोड़ा सा हम लोग प्रावधानों की चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको उत्पन्न नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। एक काम करना जरा, प्रावधान में पहला पॉइंट से लिखना जरा। पहला पॉइंट क्या है? जैसे कि आपने पता होगा कि साहब भारत में प्रेसिडेंसियां थी। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी? एक बंगाल की, एक जो है मद्रास की, एक बंबई की। ये प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, ठीक है ना। और हर प्रेसिडेंसी के क्या होते थे? आपने बताना है कि साहब गवर्नर होते थे। क्या होते थे? गवर्नर होते थे। ऐसे ही बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी, वहां का भी क्या था? गवर्नर था। यहां का भी क्या था? एक गवर्नर था। किसका? बंगाल का। अब समझना जरा थोड़ा सा, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इस बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम दिया गया। बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हाईलाइट करके लिखिए। पहला वाला जो आपका पॉइंट्स होगा उसको लिखना जरा। पहले वाले पॉइंट्स में क्या लिखना है आपको? बंगाल के गवर्नर को लिखना जरा। पहला पॉइंट्स, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम दे दिया गया।
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम दिया गया इतना पॉइंट्स आपने लिखा। एक बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर मैं कहूं कि भारत का या बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसे जो है नामित किया गया, तो आपने बताना है कि ऐसा पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको बनाया गया। तो वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। उसको लिखिए जरा वारेन हेस्टिंग हेस्टिंग को पहला पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। इतनी बातें आपकी क्लियर हुई। फिर उसके बाद जरा लिखना यहां पर, अब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना बाबू, इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सहायता करने के लिए एक जो है 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल की परिषद बनाई जाती है। जैसे नहीं कि कोई अगर मोटी मोटा टाइप पद पर है तो उसकी सहायता के लिए कुछ लोग नियुक्त किए जाते हैं ताकि ये अच्छे से काम कर सके। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बहुत बड़ा पद है और इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सहायता के लिए एक गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद बनाएगी। तो लिखना जरा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद बनाया गया। इतनी बातें क्लियर हुई। अब इस पूछता है कि ये जो कार्यकारिणी परिषद है इसमें कितने सदस्य थे। तो इस कार्यकारिणी परिषद में लिखना जरा, इस कार्यकारिणी परिषद में टोटल कितने सदस्य थे। 4 सदस्य थे और इन 4 सदस्यों के नाम बार बार पूछता है। तो पहले का नाम है, लिखना जरा, फिलिप फ्रांसिस। दूसरे का नाम है मांसल। तीसरे का नाम है क्लेवरिंग। और चौथे का नाम है वर्नेल। वर्नेल कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं बर्नेल लिखा होता है। ये चारों नाम अच्छे से आप लिखिएगा। पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कार्यकारिणी परिषद का सदस्य नहीं था। तो ये चारों नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक काम क्या करते हैं समझिएगा जरा, एक काम यही करते हैं कि गवर्नर जनरल अगर कोई कार्य करता है, कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कुछ भी काम करता है, तो ये गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है इसकी क्या करती है, सहायता करती है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब एक चीज और समझिएगा जरा, अब अगर मैं कहूं कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कार्यों की देखरेख है उसके लिए एक पूर्ववर्ती संस्था चली आ रही थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उससे पहले एक पॉइंट और जरा लिखिए, उससे पहले कि समझना जरा, अभी अभी मास्टर ने आपको यह बताया कि भाई यहां पर आपको प्रेसिडेंसियां दिखाई पड़ेंगी, एक जो है मद्रास, बंबई और उसके बाद बंगाल। तो मेरे प्यारे भाई ये जो बंगाल की प्रेसिडेंसी है, इस बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन ये बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को कर दिया गया। मतलब कि सीधी सी बात है कि बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। मद्रास और बंबई के गवर्नर अब जो है बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए गए। इतनी बातें क्लियर हुई। वही आपको पॉइंट्स यहां पर लिखना है। तो कैसे लिखना है समझना जरा, लिखना जरा, यहां पर पॉइंट करके लिख लीजिए, बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, प्रेसिडेंसी, ठीक है ना।
कैसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। जैसे भी लिखा जाएगा, ठीक है ना। प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी। तो मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। ये नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, बार बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई आपकी। फिर उसके बाद लिखना जरा, उसके बाद लिखना जरा, नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपको लिखना है, क्या लिखना है। पूर्ववर्ती एक संस्था थी 24 सदस्यों की निर्देशक मंडल, जिसको कहा जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। किसको? निर्देशक मंडल। यहां पर लिखना जरा, निर्देशक मंडल। और इस निर्देशक मंडल को हमने ये बताया कि इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। कितने सदस्यों का था ये? तो आपने बताना है कि साहब ये 24 सदस्यों का था। कितने सदस्यों का था? 24 सदस्यों का था। एक काम क्या करता था? तो कंपनी की सूचना सूचना ब्रिटिश सम्राट को उपलब्ध करवाता था। ब्रिटिश सम्राट को एक उपलब्ध करवाता था। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो निर्देशक मंडल है, वो काम क्या कर रहा है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी जानकारी को ब्रिटिश सरकार को उपलब्ध करवाता था। कितनी बातें हुई। अब समझना जरा, यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो 24 सदस्य हैं, इनका कार्यकाल कितना था। इनका कार्यकाल कितना था? तो आपने बताना है कि साहब इनका कार्यकाल जो है 4 वर्ष का था। 4 वर्ष का था, एकदम ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद लिखना है कि प्रत्येक वर्ष, एकदम ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य सेवानिवृत्त होते थे। सेवानिवृत्त होते थे। इतनी बातें क्लियर हुई। ये जो निर्देशक मंडल के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और उम्मीद है कि आसानी से आप इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद और कुछ लिखना जरा, यहां पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत कंपनी के अधिकारियों एवं व्यापारियों पर बिना लाइसेंस के निजी व्यापार करने व उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उपहार लेने पर क्या लगा दिया जाता है? प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर इसके बाद एक पॉइंट और लिखना जरा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कौन सा पॉइंट है। अच्छा, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में, ध्यान दीजिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ये डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कब? 1774 में। 1774 का डेट पूछा गया है। 1774 में कहां पर? तो आपने बताना है कि साहब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अभी समझना जरा, ये सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की जाती है कलकत्ता में, तो अगर मैं कहूं कि इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो इस ईस्ट इंडिया इस जो है 1773 के अंतर्गत जो 74 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाता है, इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे हैं। कौन है? लिखना जरा, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे। एक चीज अच्छे से नोट्स बनाइएगा आप। मास्टर बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा है, खून पसीना एक करके पढ़ा रहा है, तो जरूरी है आपके लिए
देखिए मैं कहता हूं कि 1 घंटा मतलब 1 घंटा, कोई वनडे का क्लास नहीं है, सिविल सर्विसेज का क्लास है। और बाकी इसको टीजीटी पीजीटी जिनको भी देखना है वो देखें। पॉलिटिक्स से अगर क्वेश्चन कहीं से किसी भी एग्जाम में, ऑल इंडिया के किसी भी एग्जाम में आता है तो आपको समस्या नहीं होगी, मैं इसकी गारंटी देता हूं। एलिजा इंपे मुख्य न्यायाधीश, और इसके अन्य न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश में कौन कौन थे? हाइड, एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड, चेम्बर्स और लिमेस्टर, ये 3 न्यायाधीश। लिमेस्टर, ये तीनों नाम लिखना जरा, हाइड, चेम्बर्स और लिमेस्टर, ये तीनों नाम लिखना जरा, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। तो 3 जो है अन्य न्यायाधीश और एलिजा इंपे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। इतनी बातें क्लियर हुई, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे एक कहूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या इसकी अपील कहीं पर की जा सकती थी? तो आपने बताना है कि साहब बिल्कुल इसकी अपील की जा सकती है। इसकी अपील लंदन में जो प्रीवी काउंसिल है, लंदन में जो प्रीवी काउंसिल है, यहां पर इसकी अपील की जा सकती थी। इसको लिखना जरा। अच्छा, मजे की बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट है यह अभिलेखीय न्यायालय की भांति व्यवहार करता है। अभिलेखीय न्यायालय की भांति व्यवहार करता है। अभिलेखीय न्यायालय जैसे जब आप जो है संविधान का अनुच्छेद 129 पढ़ते हैं, संविधान का अनुच्छेद जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 129 पढ़ते हैं, और इस अनुच्छेद 129 में अभिलेखीय न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला सुनाया जाता है उसको एक डॉक्यूमेंट्स का रूप दे दिया जाता है, और इसको साक्ष्यों के रूप में हर न्यायालय को मानना पड़ता है। साक्ष्य के रूप में प्रकट किया जाता है कि महोदय केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, इसलिए जो है यह फैसला जो है यथोचित सही है शीर्ष न्यायालय के अनुसार। तो ये जो है अभिलेखीय न्यायालय कहलाता है। तो इतनी सारी बातें आपको क्लियर हुई। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा जहां पर कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन के पॉइंट्स को लेते हैं। तो सर ने आपको क्या बताया? आपको जो है बताया गया कि कुछ कंफ्यूजन के पॉइंट होते हैं, जरा यहां पर लिखना जरा कंफ्यूजन। अच्छा, एक चीज जरा और भी लिखना, पहले कंफ्यूजन वाले पॉइंट लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं। तो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का शब्द आता है कि किस जो है अधिनियम में कौन से प्रावधान किए गए, और इसके अलावा हमने बताया कि बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है इसके अधीन बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियां कर दी गई, ठीक है ना। तो ये सब सारी कुछ चीजें जो है हमने यहां पर थोड़ा सा क्रोनोलॉजी के रूप में देखना है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात आए तो इसमें आपको 3 कुछ जो है अधिनियम याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि आपने बताया कि 1774 में कलकत्ता में एक जो है सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। अभी अभी आपने इसको पढ़ा। फिर आपको बताना है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, उस 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में, एकदम ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट बनाया गया जिसको हम संघीय न्यायालय कहते हैं। और इस संघीय न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, इस संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोरिस गोयर थे। कौन थे? मोरिस गोयर थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद अगर मैं कहूं कि साहब ये जो आधुनिक अपना सुप्रीम कोर्ट है ये कब आया? आधुनिक सुप्रीम कोर्ट। तो आधुनिक सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो आपको 2 डेट याद रखनी है, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक डेट है 26 जनवरी 1950, एक डेट है 28 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो है सुप्रीम कोर्ट, जो आधुनिक सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या हुआ? अस्तित्व में आया। लेकिन 28 जनवरी 1950 को क्या है कि इसका जो है क्या किया गया? आपने बताना है कि साहब इसका उद्घाटन किया गया। दोनों डेट को लेकर के आपको याद होना चाहिए, उद्घाटन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। इतनी बातें क्लियर हुई। तो सुप्रीम कोर्ट अगर आप पढ़े ना, अच्छा आधुनिक सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपने बताना है कि साहब हरिलाल जे कानिया थे। कौन थे? हरिलाल जे कानिया, इनका नाम आपको याद रखना है। खैर, ये सब सारी चीजें जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो बार बार ये रिपीटेड होती रहेंगी, लेकिन आपको एक क्रोनोलॉजी मिलनी चाहिए। 73 में क्यों चर्चा में रहा,
1935 के भारत शासन अधिनियम में संघीय न्यायालय क्या था, आधुनिक सुप्रीम कोर्ट कब आया। अच्छा, वर्तमान में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत साहब हैं, उनको भी आप चाहें तो एक जगह लिख सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। चलें आगे। अब एक चीज समझना जरा, हमने आपको एक चीज ये बताया कि जो बंगाल है, बंगाल, इस बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे पहले, वारेन हेस्टिंग, ठीक है ना। अब जब आप 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट, एकदम ध्यान से सुनिएगा, तो हमने क्या बताया कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दिया गया नाम, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नाम दिया गया। इतना बातें क्लियर हुई। और हमने बताया कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनाया गया वो वारेन हेस्टिंग को पहला बनाया गया था। फिर 1833 में फिर जो है गवर्नर जनरल की बात होती है, लेकिन अब जो गवर्नर जनरल होगा, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, इसको पूरे भारत का या संपूर्ण भारत का या संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। तो ऐसे लिखना जरा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल। ये आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना। पूरे भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ऐसा गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया। अभी समझना जरा, एक मैं पूरा अधिनियम पढ़ाऊंगा, एक एक पोस्टमार्टम करूंगा, लेकिन समस्या क्या है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मास्टर के पढ़ाने का अर्थ यही है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और भी समझना जरा, यहां पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने ये बताया कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बंबई और मद्रास, ये दोनों प्रेसिडेंसियां कर दी गई थी बंगाल के अधीन। लेकिन होता क्या है कि यहां पर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल की प्रेसिडेंसी है, इस बंगाल के प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ये जो 1773 में जो है बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियां की गई थी, अब यहां पर क्या हुआ कि इस जो है गवर्नर जनरल के अधीन, ध्यान से सुनिएगा, गवर्नर जनरल के अधीन बंबई और मद्रास, इन दोनों प्रेसिडेंसियों की जो विधायी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां मतलब कानून बनाने की शक्ति, वो किसको दे दी जाती है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, गवर्नर जनरल को दे दी जाती है। भारत के गवर्नर जनरल को अब जो है बंबई और मद्रास की जो है विधायी शक्तियां दे दी जाती हैं। मतलब यहां पर केंद्रीकरण की शुरुआत होती है। इसके आगे जब हम एक क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे तो उस क्रोनोलॉजी में एक चीज और भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, 1861 का जब हम भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे तो इस 1861 के भारत परिषद अधिनियम में क्या किया जाता है कि भाई मद्रास और बंबई इनकी विधायी शक्तियां वापस कर दी जाती हैं। इनकी विधायी इस शक्तियां ये क्या कर दी जाती हैं, तो आपने बताना है कि साहब वापस कर दी जाती हैं। तो यहीं पर 1861 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से विकेंद्रीकरण की क्या होती है, शुरुआत होती है। 1833 के माध्यम से केंद्रीकरण की शुरुआत, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से किसकी, विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। तो एक कुछ क्रोनोलॉजी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हालांकि ये चीजें मैं तब भी रिवीजन कराऊंगा जब 1861 पढ़ाऊंगा। इतनी बातें हुई। अब जैसे जैसे अधिनियम आएगा वैसे वैसे मैं पढ़ाता रहूंगा। हालांकि यहां पर कुछ जो है ड्रॉबैक थे, कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी लिखना जरा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली चीज ये थी कि यह सैद्धांतिक रह करके रह गया, यह सैद्धांतिक रूप लिया, व्यवहारिक रूप नहीं था इसका व्यवहारिक रूप नजर नहीं आया। फिर उसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और जो है गवर्नर जो जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनके मध्य हमेशा जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न रही, इनके बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न रही। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है और इसकी जो परिषद है, इसके बीच भी विवाद उत्पन्न बार बार रहा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में
अनदेखी की गई भारतीय नागरिकों की। तो एक कुछ जो है ड्राबैक आप बता सकते हैं कि कुछ कमियां थी। अब एक क्वेश्चन लिखना जरा, 1773 के रेगुलेटिंग लिखना जरा, मेंस के क्वेश्चन लिखना जरा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाए जाने के क्या कारण थे, तथा इस अधिनियम का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। ये आपको 150 वर्डों में लिखना है। ये मेंस के क्वेश्चंस हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना चीजें समझ में आ गई होंगी। हालांकि क्लास बहुत लंबा चला जाएगा। कल से हम लोग जो है 1781 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है सारा चीज अच्छे से इसी प्रकार देखने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं कल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।